हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी साइकोलॉजी में। दोस्तों, मैं वसीम अहमद आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ साइकोलॉजी। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, चाहे वो सीटेट का एग्ज़ाम हो या अदर कोई टीचिंग एग्ज़ाम हो, जैसे KVS वगैरह के एग्ज़ाम होते हैं। यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न बनते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम्स के लिए, जिसे हमें शुरू से लास्ट तक, स्टार्टिंग से लास्ट तक वीडियो को अवश्य देखना, ताकि कोई भी बारीकी वाली चीज़ भी हमारी छूट न जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व को अंग्रेजी भाषा में पर्सनालिटी कहा जाता है। पर्सनालिटी कहा जाता है। पर्सनालिटी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है पर्सोना से। पर्सोना। अब बात आती है कि ये जो पर्सोना शब्द है ये किस भाषा का है, तो हम बात कर लेते हैं, ये है लैटिन भाषा का। लैटिन भाषा। तो एक क्वेश्चन यहीं से बनता है क्या कि पर्सनालिटी शब्द की उत्पत्ति जिस शब्द से हुई है, अर्थात पर्सोना से, यह किस भाषा का है। आगे बात करते हैं कि इसका हिंदी में मतलब क्या होता है। हिंदी में मतलब होता है मास्क या मुखौटा। मास्क या मुखौटा। अब हमने यहाँ तक बात कर ली कि एक क्वेश्चन हमारी समझ में आया क्या कि पर्सनालिटी का जो शब्द है पर्सोना, वह किस भाषा का है। अब हमने देखना ये है कि पर्सनालिटी का जो निर्धारण होता है वो किस प्रकार होता है। तो अगला हमारा हेडिंग होगा क्या, व्यक्तित्व का निर्धारण। व्यक्तित्व का निर्धारण। कितने तरीके से किया जाता है? दो प्रकार से। अब हमसे अगर कोई पूछे कि भाई व्यक्तित्व का निर्धारण करने के कितने तरीके हैं, दो। कौन कौन से देखते हैं। एक प्राचीन और दूसरा वर्तमान। अब इनमें बात करते हैं कि जब प्राचीन समय में व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता था तो हम क्या देखते थे, केवल बाह्य रूपरेखा कि दिखने में सुंदर हो, सुडौल हो, हट्टा कट्टा हो, उसकी पर्सनालिटी अच्छी है। तो कैसे? प्राचीन समय में व्यक्तित्व का निर्धारण केवल बाह्य रूपरेखा के आधार पर किया जाता था। अब यहाँ पर सीखने वाली बात क्या है कि जब पुराने समय में, अर्थात प्राचीन समय में, किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी का निर्धारण करना होता था तो क्या देखते थे, केवल बाह्य रूपरेखा। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बना क्या कि प्राचीन समय में व्यक्तित्व का निर्धारण किस आधार पर होता था। तो हमने बात की क्या कि बाह्य रूपरेखा के आधार पर। अब बात करते हैं क्या, वर्तमान समय में व्यक्तित्व का निर्धारण बाह्य तथा आंतरिक दोनों रूपरेखाओं के आधार पर किया जाता है। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि बाह्य रूपरेखा में रूप, रंग, लंबाई, ये सभी चीजें आती हैं, और आंतरिक रूपरेखा में क्या, बुद्धि, रुचि, संवेग, ये चीजें आती हैं। तो जब दोनों ही चीजों को
दोनों ही चीजों को जब मिलाकर देखा जाता है तो क्या बनता है? व्यक्तित्व। एक क्वेश्चन ये बना क्या कि वर्तमान समय में व्यक्तित्व का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? तो बाह्य और आंतरिक दोनों को मिलाकर। एक बार फिर से समझ लेते हैं क्या कि पर्सनालिटी शब्द है जिसकी उत्पत्ति हुई है पर्सोना से। पर्सोना लैटिन भाषा का शब्द है। इसका हिंदी में मतलब क्या होता है? मास्क या मुखौटा। व्यक्तित्व का निर्धारण कितने तरीके से होता है? दो, प्राचीन और वर्तमान। अब बात कर लेते हैं क्या व्यक्तित्व की परिभाषाएं। व्यक्तित्व की परिभाषाएं, जैसे पहली परिभाषा है अल्पोर्ट के अनुसार, क्या व्यक्तित्व उन मनोदैहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करती हैं। दूसरी है वैलेंटाइन के अनुसार, क्या व्यक्तित्व जन्मजात तथा अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। एक और है वुडवर्थ के अनुसार, व्यक्तित्व व्यक्ति की संपूर्ण गुणात्मकता है, संपूर्ण, ऑल ओवर क्वालिटेटिव। आगे है बोरिंग। बोरिंग क्या कहते हैं कि व्यक्तित्व क्या है? वातावरण के साथ सामान्य और स्थायी समायोजन ही व्यक्तित्व है। आगे मन, ये मनोवैज्ञानिक हैं जिनका नाम है मन। व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं आदि का विशिष्टतम मतलब सबसे अच्छा संगठन है। एक और बात आई कैटल के अनुसार, व्यक्तित्व वह है जिसके द्वारा हम यह भविष्यवाणी कर सकते हैं कि व्यक्ति किस परिस्थिति में क्या करेगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बात करते हैं क्या ट्रिक्स की कि इनको आसानी से कैसे याद करें। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमको क्या दिखाई देता है? अल्पोर्ट में इतना हिस्सा देखते हैं तो दिखाई देता है क्या? लपाट। लपाट, जब किसी पर लपाट यानी कि थप्पड़ पड़ता है तो क्या होता है? क्या कि उसके छप जाता है, मतलब शरीर पर निशान बन जाते हैं, और उसकी इंसल्ट होती है तो दिमाग में भी निशान बनते हैं। कैसे? अब जब शरीर पे बनते हैं तो क्या? देह। दिमाग में बनते हैं तो क्या? मन। अर्थात दोनों को मिलाकर मनोदैहिक। अब जब किसी पे पड़ता है तो क्या होता है? वो भाग जाता है। क्या करने लगता है? वो गति करने लगता है। तो लपाट जब पड़ती है तो हमारे शरीर और मन दोनों को इफेक्ट पड़ती है और हम भाग जाते हैं। ये हो गए इसके कीवर्ड्स। आगे बात करते हैं वैलेंटाइन। दोस्तों, वैलेंटाइन के ऊपर हमने पिछली क्लास में भी चर्चा की है। अगर आपने वहाँ हमारी पिछली क्लास ना देखी हो तो एक बार उसको भी देख लें, ताकि आपको पता चले कि वैलेंटाइन के लिए हमने कीवर्ड क्या लिया था। अब वैलेंटाइन फेमस है किसके लिए? लव के लिए। तो बात करते हैं कि ये होता कैसा है। ये किसी किसी व्यक्ति में जन्मजात होता है और साथ ही साथ में क्या कि दुनिया में आके अर्जित भी कर लेते हैं, मतलब कमा लेते हैं। तो ये जिसके लिए फेमस है वो जन्मजात भी होता है और अर्जित भी होता है। आगे बात करते हैं वुडवर्थ। वुड यानी लकड़ी, लकड़ी यानी पेड़। इसका कीवर्ड भी हमने बात की थी क्या कि जब कोई व्यक्ति पेड़ पर चढ़ता है तो क्रिया या प्रक्रिया करता है। अब ये क्रिया या प्रक्रिया जब सभी चीजें उससे आती होंगी तभी वो चढ़ पाएगा। अर्थात उसमें संपूर्ण क्वालिटी होनी चाहिए पूरे तरीके से कि वो चढ़ भी सके और उतर भी सके। आगे बोरिंग। आपने देखा होगा कि हमारे और आपके यहाँ सामान्य रूप से बोरिंग मिल जाती हैं, नल की, समर की, ट्यूबवेल की, तो सब जगह मिल जाती हैं। तो इसलिए कैसी होती है बोरिंग? सामान्य। आंधी तूफान आता है तो उखड़ के नहीं भागती, अपनी जगह क्या रहती है? स्थायी। तो बोरिंग कैसी होती है? सामान्य और स्थायी। अब बात करते हैं मन। तो हमारे मन में क्या क्या चलता है? देखिए, तरीके चलते हैं, विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोण चलते हैं, विभिन्न क्षमताएं होती हैं, विभिन्न योग्यताएं होती हैं। ये सभी क्वालिटी कहाँ होती हैं? मन में।
इनके लिए ये कीवर्ड हो गए। आगे बात करते हैं कैटल। कैटल क्या होता है? जंगली पशुओं का झुंड। जंगली पशुओं का झुंड। तो जब वो खुले छूट जाते हैं, हमें नहीं पता वो किस परिस्थिति में क्या करेंगे। मतलब हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते क्या कि किस परिस्थिति में क्या करेगा। कौन? कैटल, अर्थात जंगली पशुओं का झुंड। एक बार आप इनको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम अगली चर्चा कर सकें। तो अब हम बात करेंगे इसका अगला हेडिंग क्या? व्यक्तित्व का वर्गीकरण। अगला हेडिंग होगा हमारा क्या? व्यक्तित्व का वर्गीकरण। व्यक्तित्व का वर्गीकरण। कुछ 7-8 प्रकार के वर्गीकरण हैं जो हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। उनमें से एक है जुंग या फिर युंग, एक है थॉर्नडाइक जिनका आपने नाम सुना होगा, स्प्रेंगर ऐसे नाम सुने होंगे, भारतीय दर्शन शास्त्र। ठीक, तो हम इनकी एक एक करके चर्चा करते हैं। क्या? सबसे पहले जो सबसे ज्यादा फेमस है वर्गीकरण, उनकी बात कर लेते हैं। पहला जुंग, कभी कभी नाम आ जाता है इसका क्या? युंग का वर्गीकरण। का वर्गीकरण। हम बात कर रहे थे क्या? जुंग का वर्गीकरण। दोस्तों, इन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण 3 भागों में किया है, अर्थात 3 प्रकार से किया है। सबसे पहली बात, किस आधार पर किया है? मनोवैज्ञानिक आधार पर। मनोवैज्ञानिक आधार पर। पहला क्वेश्चन ये, क्या जुंग ने अपना वर्गीकरण किस आधार पर किया है? दूसरा क्वेश्चन, ऐसा कौन सा वर्गीकरण है जिसको सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त है? सबसे अधिक मान्यता प्राप्त है। मान्यता प्राप्त। तो 2 क्वेश्चन यहां से बने। तीसरा, इसका जो 3 वर्गीकरण है वो कौन कौन से हैं? तो बात करते हैं क्या? एक है अंतर्मुखी। अंतर्मुखी। एक है बहिर्मुखी। बहिर्मुखी। एक है उभयमुखी। उभयमुखी। जैसे इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बाइवर्ट। इंट्रोवर्ट इसे बोला जाता है एक्सट्रोवर्ट, इसे बोला जाता है एम्बाइवर्ट। ये 3 प्रकार के। दोस्तों, अंतर्मुखी पर्सनालिटी के व्यक्ति वो होते हैं जो अपनी ज्यादातर बातें किसी से शेयर नहीं करते, अर्थात चुप चुप रहते हैं। यानी कि एक तरीके से हम उन्हें कहते हैं चुप रहने वाले व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के होते हैं। दूसरा, बहिर्मुखी। बहिर्मुखी यानी एक्सट्रोवर्ट। ये व्यक्ति वो होते हैं जो हर वक्त चवड़ 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 करते रहते हैं, अर्थात बहुत बातूनी होते हैं, ज्यादातर बातें करते रहते हैं। एक व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इन दोनों के कॉमन होते हैं, यानी कुछ बातें शेयर करते हैं और कुछ नहीं करते। तो इस पर्सनालिटी के व्यक्ति कहलाते हैं क्या? एम्बाइवर्ट, अर्थात उभयमुखी। अगला वर्गीकरण है हमारा नंबर 2, क्या? थॉर्नडाइक के अनुसार। थॉर्नडाइक का वर्गीकरण। थॉर्नडाइक का वर्गीकरण एक बार आप इन्हें नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की चर्चा करते हैं।
उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। क्या इन्होंने जो अपना वर्गीकरण दिया था विचार शक्ति के आधार पर, विचार शक्ति के आधार पर विचार शक्ति मतलब सोचने की क्षमता के आधार पर इन्होंने भी पर्सनालिटी को 3 भागों में बांटा। क्या? नंबर 1 प्रत्यक्ष, नंबर 2 स्थूल और नंबर 3 सूक्ष्म। यानी कि पहली पर्सनालिटी प्रत्यक्ष, दूसरी पर्सनालिटी स्थूल और तीसरी पर्सनालिटी सूक्ष्म। बात करते हैं कि ये व्यक्ति की पर्सनालिटी होती कैसी है। तो जो प्रत्यक्ष पर्सनालिटी के व्यक्ति होते हैं, प्रत्यक्ष मतलब सामने, तो इस पर्सनालिटी के व्यक्ति केवल उसी के बारे में सोचते हैं जो सामने है। एक होते हैं स्थूल पर्सनालिटी। इस प्रकार की पर्सनालिटी के व्यक्ति वो व्यक्ति होते हैं जो केवल और केवल लाभ अथवा हानि के बारे में सोचते हैं। एक और होते हैं नंबर 3 जो बहुत बारीकी से सोचते हैं व्यक्ति, अर्थात जैसे साइंटिस्ट होते हैं, वो बहुत ही बारीकी से सोचते हैं। ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है क्या? सूक्ष्म पर्सनालिटी के व्यक्ति। ठीक, तो इनमें हम बात कर लेते हैं क्या कि जो स्थूल पर्सनालिटी के व्यक्ति होते हैं, ये व्यक्ति तार्किकता पूर्वक सोचते हैं। तार्किकता या बारीकी से सोचने वाले व्यक्तियों को हम सूक्ष्म पर्सनालिटी के व्यक्ति कहते हैं। अगले हैं नंबर 3 जिनका नाम है क्या? स्प्रेंगर का वर्गीकरण। नंबर 3 स्प्रेंगर का वर्गीकरण। दोस्तों स्प्रेंगर ने वर्गीकरण किया था 6 भागों में। किस आधार पर किया था इन्होंने? मूल्यों व समाज शास्त्र के आधार पर इन्होंने बांटे 6 भाग। कितने? 6। कौन कौन से? जैसे राजनीतिक, धार्मिक। एक होते हैं आपके सौंदर्यात्मक। ठीक। एक होते हैं आपके सैद्धांतिक। नंबर 5 पर आते हैं सामाजिक। और नंबर 6 पर आते हैं आर्थिक। बात करते हैं इनकी। यहां से क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है। पहला, स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व को कितने भागों में बांटा? 6 भागों में। दूसरा, कि स्प्रेंगर ने अपना वर्गीकरण किस आधार पर किया? तो किस आधार पर? समाज शास्त्र और मूल्यों के आधार पर। आज की चर्चा हमारी इतनी ही रहेगी। पर्सनालिटी का पार्ट 2 हम देखेंगे अगली क्लास में। इससे आगे की कुछ चर्चाएं हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनके लिए बने रहिए हमारे साथ स्टडी चैनल पर।